अगर कोई दूसरे प्लैनेट से अगर कोई एलियन आएगा हमारे देश पे और उसको ये मंजर दिखेगा हमारे देश का, तो वो सोचेगा कि अच्छा, यहाँ के कीड़े मकोड़े ऐसे दिखते हैं। और इससे पहले कि आप मुझे कैंसिल कर दो, आउटरीच कर दो कि मैंने कीड़े मकोड़े बोल दिया, यही हालत बना के रखी है हमारे पॉलिटिकल क्लास ने हमारे जनता की। इस तरीके से हमें रेंग रेंग कर कीड़े मकोड़े बनाकर छोड़ दिया है और हमें इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ये मंजर कल मुंबई से आया, जब वहां मुंबई में एक स्टॉर्म के बाद अफरा तफरी मच गई, एक आंधी आई तो अफरा तफरी मच गई। लेकिन अगर ये सिर्फ एक दिन की बात होती तो ये लोकल ट्रेन वाले मंजर मैं आपको नहीं दिखाता, लेकिन ये काफ़ी अक्सर आपको दिखेगा। कभी जिसने विरार स्पेशल लिया हो उसको तो ये मालूम होगा कि ये मंजर आए दिन की बात है। और ये हुआ क्यों, और ये हमारे साथ हो क्यों रहा है, और हम ये अपने साथ होने क्यों दे रहे हैं कि इसके बाद भी कोई उत्तेजना नहीं, इसके बाद भी कोई सवाल नहीं। लेकिन हाँ ठीक है, ये सब करने के बाद भी लेडीज़ कंपार्टमेंट की हालत ये है, कम से कम मंगलसूत्र तो सेफ रहेगा, गाय भैंस तो सेफ रहेगी, अस वर्सेस देम की लड़ाई तो चलती रहेगी। ये हुआ क्यों? हुआ यूं कि भैया मुंबई में एक स्टॉर्म आ गया, आंधी आ गई, तो क्या बात है, आंधी तो बहुत जगह आती है, तो मुंबई में भी एक आंधी आ गई। चलिए ठीक है, थोड़ी ज़्यादा ही तीव्र गति की आंधी आ गई मुंबई में, लोगों ने देखा, लोग डर गए ये सब देखकर, आंधी देखकर। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी आंधियां आती ही रहती हैं, उसमें भी कोई बात नहीं। अब जब ऐसी आंधी आएगी तो कुछ जान माल का नुकसान भी होगा। चलिए ये बात भी हम समझ लेते हैं कि हाँ, जब ऐसी आंधी आएगी वंस इन अ वाइल तो इसमें कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन देखिए हुआ क्या मुंबई में, ये मैसिव 120 बाय 120 फीट का बहुत ही बड़ा एक होर्डिंग, देखिए किस तरीके से ये होर्डिंग क्रैश करता है, और वो भी एक पेट्रोल पंप के ऊपर क्रैश करता है। अभी अगर आंकड़े की बात करें तो 14 लोगों की जान जा चुकी है और करीबन 75 के आसपास बोला जा रहा है कि लोग अस्पताल पहुंच गए हैं। अब आंधी में लोगों की जान जाती है ये तो सुना था, लेकिन ये जो ओपन मर्डर जो हो रहा है उसके बारे में मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा गुस्सा या आक्रोश नहीं होगा। लेकिन देशभक्त पर एक सवाल पूछना चाहता हूं 14 जाने के बाद, कि ये जब पॉलिटिकल घमासान के बीच में एक सवाल तो बनता है कि भाई क्या चल रहा है हमारे देश में, क्या कोई ऐसी इलीगल होर्डिंग खुलेआम बना सकता है, खुलेआम उसको चला सकता है, पैसे कमा सकता है, और जब 14 जाने जाएंगी भी तो ये गारंटी स्टैम्प पेपर पर लिख लो कि इस पर कोई भी पॉलिटिकल इंप्लीकेशन नहीं होगा, ना किसी की सैकिंग होगी। बीएमसी बोलेगा ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा ये एड एजेंसी है, तू मैं ब्लेम गेम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो अल्टीमेटली ये जो 14 लोग मरे, इनके हाथ में 2 कौड़ियां दे दी जाएंगी और हमारे जो जिंदगी की वैल्यू है वो जो शून्य के आसपास घूमती रहती है वही रहेगी। और इसीलिए देशभक्त पर भी हमने आज एक छोटा सा सवाल पूछा है कि भैया हमारे लाइफ की वैल्यू क्या है। अगर आपके चैट बॉक्स के ऊपर आपको शायद ये सवाल दिख भी जाएगा। यहां मैंने एक सवाल जो पूछा है वो ये है कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ अ ह्यूमन लाइफ इन इंडिया। भाई हमारे जिंदगी की प्राइस क्या है, और मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं कि या तो 0 शून्य है हमारे जिंदगी की कीमत, या फिर 56 इंच है हमारे जिंदगी की कीमत, 56 इंच। तो अभी तक 1000 करीबन 2000 वोट्स आ चुके हैं। 77% बोल रहे हैं कि 0 है, 0 बटे अंडा है हमारी जिंदगी की कीमत, और 23% जो ऑप्टिमिस्टिक है वो कह रहे हैं कि 56 रुपीज है। आइए अगले 15-20 मिनट में ये जो 23 है इसको देखते हैं, ये नंबर, ये आंकड़ा कहां जाता है कि क्या हमारी जिंदगी की वैल्यू 56 रुपए है या नहीं। वो भी मैं आंकड़ों के साथ और डेटा के साथ आपको दिखाने या समझाने की कोशिश करता हूं। बस मुझे अपना 10-15 मिनट समय दीजिएगा और मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, क्योंकि ये एपिसोड सिर्फ एक स्टॉर्म के बारे में नहीं है। ये एपिसोड एक जो चीज चली आ रही है सिर्फ मुंबई के बारे में नहीं, जो हमारे देश में जो चीज चली आ रही है उसके बारे में है। चलिए 14 जाने गई आंधी में, वो तो समझ में आता है कि कभी कभी गलत चीजें हो जाती हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि ये जो बड़ा सा जो होर्डिंग
जो पेट्रोल पंप पर गिरता है 17,000 स्क्वायर फीट, 17,000 स्क्वायर फीट का ये एक होर्डिंग था। देखिए हमारे देश में किस किस चीज़ों के बारे में शौक होता है, जैसे बिग बॉस सबसे ज़्यादा वॉच टेलीविजन शो है, उसी तरीके से अंटू संटू सियाप के अंदर हम फंसे रहते हैं और उसको लेकर हम बहुत खुश हो जाते हैं। जैसा कि ये जो होर्डिंग जिसने 14 जाने ले ली, उस होर्डिंग को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में लार्जेस्ट होर्डिंग का करार दिया गया था। वाह, क्या रिकॉर्ड्स बन रहे हैं हमारे देश में। तो सबसे लार्जेस्ट होर्डिंग, चलिए अच्छी बात है, चलिए होर्डिंग है, देश तरक्की कर रहा है, आमदनी आ रही है, लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं। लेकिन अब बीएमसी बोल रहे हैं कि यार हमने तो पहले ही बताया था कि यह होर्डिंग इलीगल है। आप सोचिए कि 17,000 स्क्वायर फीट का एक होर्डिंग है, वो होर्डिंग लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जाता है एज द बिगेस्ट होर्डिंग, लेकिन बीएमसी कहता है कि वो होर्डिंग इलीगल थी, तो हमारा जो रिकॉर्ड भी बन रहा है वो भी इलीगल है। वाह, इसको कहते हैं मेक इन इंडिया। अभी रुकिए, अभी चौंकिए मत। वैसे मैं लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से ये भी पूछना चाहता हूं कि दुनिया में लोएस्ट प्राइस ऑफ लाइफ 0 या 56 रुपीज, लोएस्ट प्राइस ऑफ लाइफ कहां आपको मिलता है, शायद उसके लिए भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हम अपना नाम शामिल करवा लेते हैं, क्योंकि हमें तो घंटा फर्क पड़ता है, सवाल तो हम पूछते नहीं हैं, पॉलिटिशियंस को हम तो आड़े हाथ लेते नहीं हैं, हम तो उन्हें भगवान मान लेते हैं और वो हमें कुचल कर, चींटियों की तरह कुचल कर चले जाते हैं, या फिर हमें ट्रेन के डब्बों में, वैसे ट्रेन के डब्बों में वर्स देन एनिमल्स मैं बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि हमारे देश में अगर आपको मालूम नहीं है तो एक लॉ है, वो ये बताती है कि एक रेलवे के डब्बे के अंदर, एक कैरेज के अंदर कितने जानवर आप ठूस सकते हो, लेकिन ऐसा कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है कि एक डब्बे के अंदर आप कितने इंसान ठूस सकते हो। इसीलिए अगर आप वंदे भारत और बुलेट ट्रेन पर नहीं बैठे हो तो वो आपकी गलती है और आप ठूस ठूस के कुट कुट कर जाओगे। और अगर आपने गलती से ये इमेज दिखा दिया, अगर आपने गलती से इसके बारे में सोशल मीडिया पे लगा दिया, तो फिर रेलवे डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट कार्रवाई करेगी कि आप गलत न्यूज, फेक न्यूज फैला रहे हो, देश में अराजकता फैला रहे हो, गलती आपकी है कि आपने इसको रीट्वीट क्यों किया। यह है हमारे देश का सच। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए किस लेवल तक सियाप चलता है हमारे देश में। 14 जाने के बाद बीएमसी अपने डिफेंस पे कह रही है कि हमारी गलती थोड़ी ना है, हम तो सिर्फ 40 बाई 40 फीट होर्डिंग अलाउ करते हैं। 40 बाई 40 फीट होर्डिंग आप अलाउ करते हैं और मुंबई के बीच में घाटकोपर में हजारों लाखों लोगों के सामने आपने एक होर्डिंग लगा दी जो 120 फीट बाय 120 फीट है। वाह रे वाह, यह होता है असली डेमोक्रेसी, यह होती है असली आजादी जो मिली है। और सिर्फ कॉर्पोरेटर्स और पॉलिटिशियंस को यह आजादी मिली है कि वो हमारा तो अच्छे से काटे ही और खूब सारा पैसा कमाए और लॉ को इस तरीके से तोड़े कि लॉ को तोड़ा नहीं है, चुपके से नहीं तोड़ा है, सबसे बड़ा बिलबोर्ड खड़ा किया है और वो 40 बाई 40 का 120 बाई 120 बनाकर तोड़ा है। माने 3 गुना ज्यादा लॉ भी तोड़ा है खुले आम सबके सामने। इसीलिए तो शायद अंग्रेज भी आकर 3 गुना लगान लेकर चले गए और हमारी औकात ना हुई 200 साल तक बोलने की। और जब हुई तो फिर हमने उन्हें बाहर निकाल खदेड़ा। लेकिन उसके बाद लगता है एक और गोरों का राज चल रहा है। अब बस वो कलर बदलकर ब्राउन साहब बन गए हैं और ये हमारे ऊपर राज कर रहे हैं और हम इनको जी हुजूरी जी हुजूरी जी हुजूरी करके कर रहे हैं और ये हमें कुचल रहे हैं। चाहे बिलबोर्ड के नीचे कुचल रहे हो या रेलवे के डब्बों में कुचल रहे हो, लेकिन कुचले तो हम जा रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि 2 सवाल तक करने की हमारी औकात नहीं रह गई है, हम बस उनको भगवान मानकर बैठे रहते हैं। अब ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये लीगल है या ये कोई डिजाइन फ्लॉ था। जब आप एक इतना बड़ा इलीगल काम करते हो, जैसा बड़ा बिल्डिंग जो इलीगल होता है जैसे वो गिरेगा, इस तरीके से ये होर्डिंग भी गिरता है। एक रिपोर्ट जो हिंदू में छपी थी उसमें यह दिखाया गया है कि पिछले 20 दशक से, तो इसमें कोई पार्टी विशेष की बात नहीं हो रही है, पिछले 20 दशक में आप जो भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उठा के देख लो, वहां आपको ये वायलेशंस मिलेगी। आप सोचिए हमारे देश में एक सिंपल चीज जैसे होर्डिंग को लेकर इतनी करप्शन है, हम एक इलीगल होर्डिंग को रोकने लायक नहीं रह गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों को भी फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है। जब हम बुलडोजर जस्टिस की बात करते हैं और जब किसी ने सरकार के खिलाफ आवाज उठा दिया या कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी का बंदा हो, तो बुलडोजर झट से ऐसे पहुंच जाता है, इससे पहले कि आप बुलडोजर की स्पेलिंग निकाल पाओ वहां बुलडोजर पहुंच जाता है। लेकिन यहां 100-100 फीट के बड़े बड़े होर्डिंग बन रहे हैं और वो सबके सामने है, हाईवे के बगल में है, लोगों को दिख रहा है, लेकिन तब बुलडोजर नहीं पहुंच सकता है। तब तो सिर्फ अरे हमने तो बोला था, अरे ये तो हमारे परमिशन के बिना है, अरे हम तो रिचेस्ट कॉर्पोरेशन इन द वर्ल्ड है बीएमसी, लेकिन ये तो रेलवे लाइन पर है,
अरे हम तो इतने हेल्पलेस हैं, हम तो बस घर पर बैठे रहेंगे, हम हमें 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 बोलने की कोई आजादी नहीं, हम कोई काम नहीं कर सकते, ये तो सिस्टम है, फाइल इधर से उधर हो रही है। लेकिन अगर सरकार के खिलाफ आप दो शब्द बोल दो तो देखो कितनी जल्दी बुलडोजर एक्शन पे आ जाता है, फाइल धरा का धरा रह जाता है, सुप्रीम कोर्ट को आके बोलना पड़ता है कि भाई ये क्या कर रहे हो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार हरकत पे आ नहीं सकती है, सरकार हरकत में आना नहीं चाहती है, वो दूसरी बात है। यहां तक कि चेन्नई में जब ये बात आगे आई, जब लोगों ने ये अपनी आवाज उठाई, तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा कि चेन्नई से हजारों होर्डिंग्स हटा दिए जाए, क्योंकि ये सारे होर्डिंग्स इलीगल है। आप सोचिए हमारे देश की हालत क्या हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट को होर्डिंग के लिए अपना जजमेंट पास करना पड़ता है। कल लोगों का डायपर चेंज करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा हमारा काटा गया है और हम इतने लेजी, आलसी, सवाल पूछने लायक ना रह गए हैं, भेड़ बकरी बन के रह गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है तब एक बेसिक लॉ होर्डिंग का फॉलो होने के लिए। आप सोचिए हालत कितनी खराब हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट को होर्डिंग के ऊपर, मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बड़े बड़े सवाल डील करने की जरूरत है उसको, वो होर्डिंग पर लॉ पास करती है, तब जाकर होर्डिंग हटती है। लेकिन ये इसके पीछे ऑब्वियसली जो जो एक्चुअली हटाने वाले हैं होर्डिंग, जो होर्डिंग ना लगे ये देखने वाले हैं, वो खुद ही इस पर मिले हुए हैं। इसका पीछे कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है, मैं कोई आपको नेशनल सीक्रेट नहीं बोल रहा हूं। लोकल कॉर्पोरेटर और लोकल एमएलएज और जो लोकल लेवल के पॉलिटिशियंस होते हैं वो इस धंधे में मिले हुए हैं, क्योंकि भैया पैसा खर्च किया है इलेक्शन में, पैसा तो वापस आना होगा ना, और उनके पास तो इलेक्टोरल बॉन्ड भी नहीं होते हैं। तो ये ग्रे जोन ऑफ लॉ जो है कि भैया यहां होर्डिंग हो सकता है, नहीं हो सकता है, 40 फीट 120 फीट जो भी हो उसको करके खूब सारा मोटा पैसा इठा जाए, पुलिस को अपनी जेब पे रखा जाए, और लोग मरे तो 14 लोग मरे तो कौन सा घंटा फर्क पड़ जाएगा। कल तक देखिए कौन मुंबई में 14 लोग याद रखेगा। स्पिरिट ऑफ मुंबई आकर 14 लोगों को भुलवा भी देगा और मामला यहां से रफा दफा भी हो जाएगा। हां, अगर ऐसा होता है कि इस केस में लोग जग जाते हैं, नहीं कंसिस्टेंट एफर्ट करते हैं, नहीं बोलते हैं कि इस बार हम अपना नहीं कटने देंगे, आप इन लोगों को ब्लैकलिस्ट करो, आप पता करो कि इसके पीछे कौन सा कॉर्पोरेटर था, कौन सा एमएलए था, कौन से अफसर इसके अंदर मिले हुए थे। अभी क्या हो रहा है, अरे वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अगेंस्ट हमने केस फाइल कर दिया है, वो केस 5 साल चलेगा, एक दिन चुप्पे से केस खत्म हो जाएगा, 2-4 लोगों को राहत मिल जाएगी, और 14 लोग जो मर गए हैं वो मर गए हैं। 75 लोग जो हॉस्पिटल में हैं वो बोलेंगे भैया अपनी तो जान बच गई ना, हाँ बस हम तो ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है। वो अपनी जान बचाकर थैंक गॉड बोलकर वो आगे निकल जाएंगे और फिर वोट जाकर देंगे उन्हीं पॉलिटिशियंस को। तो आप सोचिए कि कहां जिन पॉलिटिशियंस को रोकने की जरूरत थी वो ये काम कर रहे हैं, जिन बुलडोजरों को यहां प्रेजेंट होने की जरूरत थी वो एक्शन से पूरी तरीके से गायब हैं, और जिन्हें सवाल करना है आप और हम तो मटन, मुगल, मंगलसूत्र उसी में हम बिजी रहेंगे, क्योंकि हम तो खतरे में है ना। पाकिस्तान कल आ जाएगा है, और जो आबादी है, जनसंख्या है, वो बढ़ जाएगी विशेष समुदाय का। हाँ, चाइना $101 बिलियन का सामान हम उनसे भीख मांग रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारा फॉरेन मिनिस्टर चाइना से बोलता है, चाइना के बारे में बोलता है, हम उनके ऊपर थोड़ी ना कुछ बोल सकते हैं, वो तो बड़ा इकोनॉमी है, हमारी औकात थोड़ी ना है उनसे लोहा लेने का। तो ये सब सुनकर हम खुश भी रहते हैं, और फिर हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं वहां ना कोई आया था ना वहां कोई आया है। और इससे मुझे एक टॉप डाउन चीज के बारे में भी याद आता है कि देखिए हमारी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और हमारी लेवल कहां तक चली गई है, क्योंकि हम तो साइंटिफिक थिंकिंग और रैशनल थिंकिंग को तो ताक पे रख के आ गए हैं। इसीलिए बाबा रामदेव बोलते हैं कोरोनिल बेच रहे हैं और हमने कोविड का क्योर निकाल लिया है। वो तो सुप्रीम कोर्ट, फिर से सुप्रीम कोर्ट को ही आना पड़ा, फटकार लगानी पड़ी, फिर वो माफी मांग रहे हैं। सिंपल साइंस की बात है कि जब आप 17,000 स्क्वायर फीट का कवर एरिया का जब आप एक होर्डिंग लगाओगे तो उसमें विंड रेजिस्टेंस होगी, और इसीलिए जो बड़े होर्डिंग्स होते हैं वो परफोरेटेड होते हैं। लेकिन भाई साहब इन्होंने कोई विंड लोड और रेजिस्टेंस के बारे में सोचा नहीं। उन्होंने सोचा कि हमने आयरन का खंबा लगा दिया है, इसके ऊपर तो हम कुतुब मीनार भी बना लेंगे तब भी कुछ नहीं होगा। बेसिक सिंपल साइंस अगर कोई सोचता, और एक्चुअली इसमें ट्विटर पे एक बंदे ने पूरा कैलकुलेट करके भी दिखाया है कि अगर 60 किलोमीटर्स पर 1700 स्क्वायर फीट एरिया पर अगर लोड पड़ता है तो वो करीबन 4 लाख न्यूटन का लोड पड़ता है। लेकिन उसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि ये गिरता नहीं, आज नहीं तो कल गिरता, क्योंकि कभी ना कभी तो इतनी तेज हवा चलने ही वाली थी, और ये पूरी तरीके से इलीगल भी था और ना इसको किसी ने रोकने का सोचा। हाँ, लेकिन अब है, अब काम हो रहा है। अब बीएमसी ने बोल दिया है कि इसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के 4-5 और जो बड़े बड़े होर्डिंग थे अब उनको उतारा जाना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से
एक्शन होता है लेकिन बाद में एक्शन होता है। और मुंबई की स्टोरी हमेशा इसी तरीके से ही रही है। किसी साल फ्लड आ जाएगा, किसी साल बिल्डिंग गिर जाएगी, हर साल कुछ ना कुछ होता है। 100 साल पुराना ड्रेनेज जो अंग्रेजों ने साउथ मुंबई में बनाया था वो अभी भी चल रहा है, लेकिन आपके जो सबर्ब्स हैं वहां आज तक आप ड्रेनेज ठीक नहीं कर पाए। और हम भी कहते हैं ठीक है, सरकार ने किया है, कोशिश तो कर ही रही है। और बाकी मुद्दों के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा पाकिस्तान, मुगल, मटन के बारे में बात कर लेते हैं। ये सब चीजें तो होती ही रहेंगी। और लोगों को जो गधा बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो मुंबई में खासकर की एक और लेवल पर चला आया है। मैं जाता हूं 2004 के बारे में अगर हम बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोला गया कि देखिए, हम एक आइलैंड पे मुंबई के सामने अरेबियन सी में हम एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाएंगे। देखिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और हमारे जो लीडर्स हैं और जिन्होंने अंग्रेजों को वाट लगा दी थी, तो उनके लिए हम क्या करेंगे? हम उनके लिए आइलैंड में एक बहुत बड़ा सा स्मारक बनाएंगे, मूर्ति बनाएंगे, टॉलर देन द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। कहीं ना कहीं तो एक 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 एक, एक कंपटीशन चलना जरूरी है कि भैया हम वी आर टॉलर, वी आर बिगर। और कुछ चीजों में नहीं, लोगों के राइट्स में नहीं, डेमोक्रेसी में नहीं, प्रेस इंडेक्स में नहीं, मूर्ति ऊपर होनी चाहिए भैया, मूर्ति। हमने बना दिया, हमारे पास सबसे टॉलेस्ट मूर्ति है। तो ये कांग्रेस एनसीपी सरकार ने 2004 में सोचा आइडिया अच्छा है, लोगों को गधा बनाने का एक और आइडिया अच्छा है। लोगों के इमोशंस जो हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जो एक आस्था है, जो एक रिस्पेक्ट है, उसको किस तरीके से पॉलिटिकल वोट बैंक में कन्वर्ट किया जाए। तो उन्होंने भी बोला कि मूर्ति यहीं बनेगा। तो 2004 से उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने भी कहा मूर्ति यहीं बनेगा। फिर एमवीए की सरकार आई, एमवीए की सरकार ने बोला मूर्ति यहीं बनेगा। लेकिन अब जाकर मार्च के महीने में राज ठाकरे बोलते हैं कि भाई देखो, ये सारी चीजें ना, ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीजें बात करो, 30-40 हजार करोड़ रुपए लग जाएंगे ऐसा एक अरेबियन सी में मूर्ति बनाने के लिए। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तो एक ठोस रॉक फेस पर बना हुआ है, यहां कोई आपके पास टापू भी नहीं है। तो पहले आप एक आइलैंड बनाओ, उसके ऊपर आप ये मूर्ति बनाओ। ये एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट नहीं है। राज ठाकरे इज मेकिंग सेंस। अब पता नहीं आज राज ठाकरे वो चीज बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, मार्च के महीने में जरूर बोला था, जाकर चेक कर लीजिएगा। पॉइंट यह है कि 30-40 हजार करोड़ जब आपने सोचा होगा तो चलो 10-15 हजार करोड़ का होगा प्रोजेक्ट। अगर 2004 से ही वो 10-15 हजार करोड़ आप अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा लेते, रूल्स एंड रेगुलेशन में लगा लेते, सिविक प्लानिंग में लगा लेते, होर्डिंग प्लानिंग में लगा लेते, तो आज 14 लोग मरते नहीं और 75 लोग अभी अस्पताल में नहीं बैठे होते। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें फोकस करना है मूर्तियों पे ज्यादा, मंदिरों पे ज्यादा, मस्जिदों पे ज्यादा, और पाकिस्तान पे ज्यादा, चाइना पे कम, और अस वर्सेस देम पे ज्यादा। ये नहीं कि भैया रास्ते कैसे चल रहे हैं, ड्रेनेज कैसे चल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे हो रहा है, सिविक एमिनिटीज कैसे मिल रही हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हो रही हैं या नहीं, ये चीज हम नहीं देखते हैं। सो वेरी क्लियरली ये जो आज चीज हुई है ये फिर से होगा। मैं इस पर स्टैम्प पेपर लेके मुझसे आप ले लो कि आंधी कल भी आएगी एक और ये चीजें फिर से होंगी, लोग फिर से मरेंगे। सवाल एक छोटा सा आपको है, और जाने से पहले मैं एक बार देख लेता हूं कि वो 28 से 22 हो गया है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन इंडिया? हमारे देश में हमारे जान की कीमत क्या है? अब हमारे पास करीबन 6000 वोट आ चुके हैं। 0/78% कह रहे हैं 56 रुपए, अभी भी 20% के आसपास हैं जो कह रहे हैं 56 रुपए है हमारे द प्राइस ऑफ आवर लाइव्स। दुख लगता है क्योंकि जाने गई हैं, लेकिन उससे ज्यादा दुख लगता है कि किस तरीके से हमें गधा बनाया जा रहा है। और इलेक्शन सीजन के बीच में मैं बस ये इसीलिए बोलना चाहता हूं कि थोड़ा सा देख लो कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपको क्या कितना बड़ा गधा बनाया जा रहा है। अगर अभी भी नहीं समझोगे तो आपके साथ भी बस यही होगा कि आपको कीड़े मकोड़े के तरह रखा जाएगा। आप इसी तरीके से अपनी जिंदगी व्यतीत करोगे जब आपके पास चलने के लिए जगह या सांस लेने के लिए भी जगह नहीं होगी। ये आज मुंबई प्लेटफॉर्म का हाल है। और कल यहां भक्तगण आके बोलेंगे कि अरे इनको बोलो बुलेट ट्रेन ले ले, क्योंकि मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन भी तो चलने वाली है। लेकिन अहमदाबाद हम बुलेट ट्रेन में पहुंच जाएंगे, अपने घर जाने के लिए इसी तरीके से रेंगना पड़ेगा। और
आशा मैंने अगर ये सिर्फ एक दिन की बात होती तब भी ठीक है, लेकिन यही मुंबई की कहानी है। चाहे आप बस की बात कर लीजिए, रास्ते की बात कर लीजिए, ट्रेन की बात कर लीजिए, ये है मुंबई की सच्चाई और यही हमारे देश की भी सच्चाई है। मेरी आपसे बस इतनी विनती है कि आएगा जो भी और जाएगा जो भी, अपनी फ्यूचर को, अपने बच्चों के फ्यूचर को ऐसा ना होने दे। दो सवाल जरूर पूछ लें कि भाई हमारी औकात क्या समझ के रखी है आप लोग ने नेतागण? क्या हम जानवर हैं? इस तरीके से आप हमें रखोगे? क्या हमारे कुछ हक नहीं है? हमारे कुछ अधिकार नहीं बनते? क्या यही हमारा भविष्य है? जब आप ये थोड़ा सा सवाल कर लोगे तब कम से कम ये तो रहेगा कि चलो, हमें जीव जंतु बनाने से पहले, हमें डब्बे में ठूसने से पहले हमने बोला तो था। आज तो हालत यह है कि हम बोलने लायक भी नहीं है। वाराणसी में श्याम रंगीला प्रधानमंत्री के खिलाफ अपना नामांकन पत्र नहीं भर पा रहा है और हम बोल रहे हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और वो ईसी जिसके सामने इतनी सारी उल्टी सीधी चीजें हो गई हैं, जो कल हमने आपको फोर्थ फेज ऑफ पोलिंग में भी दिखाया कि किस तरीके से हमारे डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है, हमारे हकों का गला घोटा जा रहा है। याद रखिए, ये इलेक्शन जो है, ये सिर्फ ये नहीं तय करेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये भी तय करेगा कि कल भी आप भी इसी तरीके से कॉकरोच की तरह एक रेल के डब्बे में घुसोगे, एक होर्डिंग जो आपके ऊपर गिरेगी और आप कॉकरोच की तरह कुचले जाओगे या नहीं। तो इसीलिए पॉलिटिक्स से सवाल पूछना, अपना हक समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि कौन पावर में आएगा कौन पावर में नहीं रहेगा, ये इसलिए भी है कि आपके जान की वैल्यू 0 रुपए ना हो, आपके जान की कोई कदर हो। और पॉलिटिशियन कतराए ये सोच के कि अगर आपकी जान कहीं चली गई तो आपके साथ क्या होगा। फाइनली जाते जाते अबाउट 6000 करीबन 800 वोट, 78% सेइंग वैल्यू ऑफ लाइफ इज 0, 22% सेइंग 56 रुपए। आज सवाल जवाब का सिलसिला तो नहीं। आशीष, मैनी थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट। मोर एपिसोड्स कमिंग अप। थोड़ा सा सोच लो यार, क्या कर रहे हैं हम अपने साथ, थोड़ा सा सोच लो।